हेलो छात्र, मैं आप लोगों को कक्षा में सीबीएसई के सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। प्रतिदर्श पेपर इसमें मैंने 3 करा दिए हैं। आज मैं चौथा प्रश्न पत्र आप लोगों का शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, सांच बराबर तप नहीं। सूक्ति में सत्य की महत्ता को स्वीकारा गया है। सच के मार्ग पर चलना अपने आप में तप है। सच का मार्ग सदैव कंटीला होता है, कठिन होता है। तप करने की ताकत रखने वाला ही इस पर चल सकता है। तप वही कर सकता है जिसका हृदय साफ हो, निष्पाप हो एवं एकाग्रचित हो। सत्य मानव हृदय के गौरव का प्रतीक है। सच बोलने वाले के मुख पर एक अलग तरह का तेज रहता है, सोच रहती है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है, वह लोगों के दिल में स्थान बनाता है। सत्य का पालन करने के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने पूरे जीवन को तपस्वी की तरह जीने पर मजबूर हुए। सत्य की प्राप्ति ही कठोरतम तप है। यह संसार का सर्वोत्तम धर्म है। सत्य अटल है, लाख झूठ भी उसके समक्ष टिक नहीं सकते। झूठ बुलबुले की भांति है, जिसका अस्तित्व क्षणिक है। सच स्थायी है, चिरंतर है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और अंत में 100 झूठों का आवरण भेदकर सत्य बाहर निकल ही आता है। सत्य से व्यक्ति जितना मुंह मोड़ता है, वह उतना ही पल पल सामने आता रहता है। तप का मार्ग सत्य का कठिन मार्ग अवश्य है, परंतु कल्याणकारी। तो यह अपठित गद्यांश है, जिसके संबंधित आप लोग को प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि सत्य का अनुगमन करना किस के मार्ग को दिखाता है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि सत्य का अनुगमन करना किस प्रकार के मार्ग को दिखाता है। इसमें ऑप्शन है, कांटों से भरे मार्ग को, तप के मार्ग को, कंटीले मार्ग को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कांटों से भरे मार्ग को। जैसा कि प्रश्न में आया, कंटीला सदैव कंटीला है, कंटीले मार्ग यानी कांटों से भरे मार्ग को। दूसरा है, सत्य किसका प्रतीक है। स्वयं का, ताकत का, मानव हृदय के गौरव का, ये सभी। इसका आंसर है मानव हृदय के गौरव का। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि सच बोलने वाले की क्या पहचान होती है। सच बोलने वाले की पहचान की मुख पर तेज, पहला ऑप्शन है मुख पर तेज होता है। दूसरा है सदैव निडर रहता है। तीसरा है हृदय साफ होता है। चौथा है ये सभी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीनों ही उत्तर सही है, क्योंकि सत्य बोलने वाले के जो मुख पर तेज भी रहता है और वह सदैव निडर रहता है, हृदय साफ होता है। तो इसका आंसर ये सभी यानी तीनों आंसर इसके सही हैं। सत्य अटल है, इसका क्या अर्थ है। सत्य स्थायी है, सत्य अटल है। इसका है सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता। सत्य क्षणिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कि सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता। इसका आंसर है सत्य को कभी टाला नहीं जा सकता।
पांचवा आंसर है सांच बराबर तप नहीं, सूक्ति में किसके महत्व को दर्शाया गया है? झूठ के महत्व को, सत्य के महत्व को, क्षणिक अस्तित्व को। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सत्य के महत्व को, क्योंकि सत्य के बारे में ही बताया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले जो गद्यांश है इसके मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर अपठित गद्यांश के सारांश प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है गद्यांश, शिक्षा किसी भी समाज की विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है तथा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है तब ऐसा समझना बिल्कुल तर्कपूर्ण है और कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का अनुकरण करने के कारण हम अपनी शिक्षा और संस्कृति को भूल रहे हैं और नैतिकता के पतन की ओर अग्रसर हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी जाती है कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति अर्थात प्राचीन सही दिशा निर्देश, ये मनुष्य के ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। शिक्षा मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। नीति भी मूल रूप से शिष्ट आचरण का ही दिशा निर्देश करती है। इस प्रकार शिक्षा और नीति का मुख्य उद्देश्य एक ही है। तो इसमें पहला प्रश्न है क्या है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि समाज के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, शक्ति, क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा ऊपर पहले वाक्यांश में लिखा गया है शिक्षा, इसका उत्तर है शिक्षा समाज के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा है शिक्षा मनुष्य को किस ओर ले जाती है। इसका उत्तर है शिक्षा मनुष्य को किस ओर ले जाती है। शिक्षा मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। इसका उत्तर है कि अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। तीसरा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने मनुष्य में किसे बढ़ावा दिया है। नीतियों को, अनुकरण की आदत को, पतन को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अनुकरण की आदत को, यानी कि शिक्षा पद्धति ने अनुकरण की आदत को बढ़ावा दिया, जिसके कारण यह शिक्षा पद्धति और वह संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय नैतिकता का प्रतिदिन पतन हो
हो रहा है। दूसरा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या है। प्राचीन शिक्षा भारतीय की विशेषता है नीतियों से परिपूर्ण। नीतियों से परिपूर्ण यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति अर्थात सही दिशा निर्देश। ये मनुष्य के ऊपर उठने वाले और आगे बढ़ने वाले सबसे बड़े माध्यम होते हैं। नीति मूल रूप से शिष्ट आचरण का ही दिशा निर्देश करती है। फिर है आपका प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बते। इसका उचित शीर्षक है भारतीय व पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, क्योंकि इसमें दोनों शिक्षा पद्धति का जो है अंतर बताया गया। दोनों अंतर प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश में भारतीय व पाश्चात्य शिक्षा पद्धति दोनों को ही मूल केंद्र में रखा गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले प्रश्न के अपठित गद्यांश समझा दिए हैं। दूसरा प्रश्न है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुको जहाँ भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदर्श जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, स्वातंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु यह नहीं भीतरी गुण है, नत हुए बिना जो असनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है, बीरत छोड़ पर मत चरण गहोरे। इसमें पहला प्रश्न है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि भारत के युवकों को कैसा जीवन जीने के लिए कहता है। यानी कि कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने के लिए कहता है। पहला ऑप्शन है साहस का, दूसरा है सम्मानपूर्ण, तीसरा है दोनों कायरों जैसा। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड इसका जो ऑप्शन है इस पर हम निशान इसको हम टिक करेंगे, क्योंकि कवि भारत के युवकों को साहस और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए कहता है। दूसरा है कवि के अनुसार कैसे लोग हर संकट का सामना मजबूरी से देते हैं, वो वैसे लोग देते हैं जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका उत्तर है कवि के अनुसार जो मनुष्य हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं वही हर संकट का सामना बहादुरी से करते हैं। तीसरा प्रश्न है काव्यांश के आधार पर बताइए कि कैसी परिस्थितियों से मनुष्य को मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसी परिस्थिति से, इसका है
यानी कि कैसी पर जब हम अपनी आन दाम पर लगी हो, यानी जब हमारी आन या हमारी जो मर्यादा है दाव पर लगी हो, तब हमें हर संकट का सामना बहादुरी से करते हैं। कैसे लोग, यानी जो हर मन जब अपनी आन दान पर लगी हो, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपने आन और मर्यादा की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा देना चाहिए। फिर है तीसरा प्रश्न है कि कवि के अनुसार कौन सी जाति स्वाधीनता पूर्वक जीवित रह पाती है? कौन सी जाति स्वाधीनता पूर्वक जीवित रह जाती है? जो तलवारों की चोट पर सामना करने पर भी हार नहीं मानती, वह जाति जो कि तलवारों की चोट का सामना करने पर भी हार नहीं मानती। फिर पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का मूल उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत काव्यांश का मूल उद्देश्य है युवकों के मन में जोश भरना। दूसरा ऑप्शन है युवकों में देशभक्ति की भावना जगाना। तीसरा है युवकों को अपनी युवा अवस्था का सदुपयोग करना सिखाना। तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें ये सभी, यानी कि इस काव्यांश का मुख्य उद्देश्य जो है युवकों के मन में जोश भरना है, युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है, युवकों को अपनी युवा अवस्था का सदुपयोग करना सिखाना है। तो इस प्रकार से मैंने जो है आपको दोनों गद्यांश और काव्यांश आपको समझा दिए हैं। अब है मैं दूसरा काव्यांश देखिए, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते नहीं रीढ़, कभी नहीं जो तरस सकते हैं अपनी न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवा कर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहे जो न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आँख भविष्य का तमची, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये दूसरा काव्यांश है, उसका मैं प्रस्तुत काव्यांश में कवि का क्या उद्देश्य है। कवि का उद्देश्य है स्वाभिमानी एवं सत्य पर न्याय के पक्षधर लोगों की महिमा का गुणगान करना। स्वाभिमानी तथा सत्य एवं न्याय के पक्षधर लोगों की महिमा का गुणगान करना। दूसरा प्रश्न है, अंतर का अंगार से क्या तात्पर्य है? अपने हृदय की आग, इसका तात्पर्य है अपने हृदय की आग। अंतर माने हृदय होता है, अंगार माने आग, तो इसका अर्थ है तात्पर्य है अपने अंदर की आग। तीसरा है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि अत्याचार को कौन सहन नहीं कर सकता। उसका है स्वाभिमानी एवं कर्मठ लोग, इसका आंसर है स्वाभिमानी और कर्मठ लोग। तीसरा है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि स्वयं को कैसे लोगों के साथ जोड़ता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं।
तीसरा है काव्यांश में कवि ने कैसे व्यक्तियों की बात की है? स्वाभिमानी व्यक्तियों की। इसमें कैसे व्यक्ति की बात की है? स्वाभिमानी व्यक्तियों की। इस प्रकार से मैंने प्रश्न पत्र 4 के आपको पहला और दूसरा प्रश्न पत्र 4 के पहला और दूसरा प्रश्न आप लोगों को मैंने अपठित गद्यांश और काव्यांश का जो है समझा दिया। धन्यवाद।